चलिए कल के क्लास वाला क्वेश्चन किया जाए। कल जो क्वेश्चन था उसमें कुछ छूट भी गया था, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया था, साथ में आंसर भी दूसरे क्वेश्चन का, उसमें आंसर भी दूसरे क्वेश्चन का लिखा गया है, तो आंसर भी आज करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और छूट भी गया था, क्वेश्चन नंबर 2 था। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि एक्स वाई प्लेन इज, यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन है, ऐसे दिया हुआ है कि दिस इज एक्स वाई प्लेन। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है म्यू बराबर √2, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है म्यू इज इक्वल टू √3, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस रे ऑफ लाइट इज 6√3 आई कैप। यही छूट गया है क्वेश्चन में, यही छूट गया है, 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप, ये चीज़ छूट गया था। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग द रिफ्रैक्टेड रे, ये क्वेश्चन है आपका। छूटा हुआ क्या है? छूटा हुआ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट छूटा हुआ है। क्वेश्चन में दिया कि ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब कि जो इंटरफेस है, द इंटरफेस इज एक्स वाई प्लेन, जो इंटरफेस है वो एक्स वाई प्लेन है। मान लीजिए कि ये इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस एक्स वाई प्लेन हो गया, एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक को वाई एक्सिस मान लीजिए, तो इंटरफेस जो हो गया वो एक्स वाई प्लेन हो गया। जेड इसके नॉर्मल होगा, तो अगर इंटरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन है तो इसके नॉर्मल क्या होगा? इसके नॉर्मल जेड हो जाएगा। और इस इंटरफेस के ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और इंटरफेस के नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, और पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तो रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे बताना है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि √2 और √3 में कौन बड़ा है? √2 और √3 में कौन बड़ा है? रे √2 से √3 में जा रही है, तो √2 और √3 में कौन बड़ा है? विच इज़ ग्रेटर, √3 और √2? विच इज़ ग्रेटर, √3 और √2? तो √3 ग्रेटर है, ठीक है, √3 ग्रेटर है, गुड। तो √3 ग्रेटर है, मतलब ऊपर का मीडियम रेयरर है और नीचे का मीडियम डेंसर है। जब म्यू ज़्यादा होता है तो मीडियम डेंसर होता है, तो नीचे का मीडियम डेंसर है, ऊपर का मीडियम रेयरर है, तो रे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे इस प्रकार होगी, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसको हम स्नेल्स लॉ को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप, दिस इज स्नेल्स लॉ, इज इक्वल टू μ2 आर कैप क्रॉस एन कैप। अब यहाँ मान डाल दीजिए, पहले आई कैप निकालिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है कि वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, यही तो तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। तो वेक्टर मेरा है 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप डिवाइडेड बाई, इसका मॉड करिए, इसका मॉड करिएगा, इसका मॉड, तो इसका मॉड कितना होगा? √x कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 8√3 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, दिस इज 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप -10 के कैप डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ पे 36 गुने 3 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो यहाँ 64 गुने 3 हुआ, यहाँ 36 गुने 3 हुआ। दोनों को जोड़ना है, 36 गुने 3 और 64 गुने 3 को जोड़ना है, 3 कॉमन लीजिएगा, तो 36 प्लस 64 100, 100 गुने 3 300, और 10 का स्क्वायर 100, 400, 400 का रूट हो जाएगा यहाँ पे 20। 2 से सब कट रहा है, कटा दीजिए, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 2 से 6√3 कटेगा 3√3 बार,
2 से 8 रूट 3 कटेगा 4 रूट 3 बार, 2 से 10 कटेगा 5 बार, ये हो गया। तो यहाँ पे मान भर दीजिए, μ1 कितना हो गया, μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज √2 आई कैप। आई कैप का मान मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, दैट इज 3√3 आई कैप, ये हो गया 3√3 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप प्लस 4√3 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाई नीचे 10 है क्रॉस एन कैप। एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो नॉर्मल मेरा इस प्रकार होगा, और चूंकि इंटरफेस एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल जो होगा जेड का डायरेक्शन होगा। इंटरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल जेड का डायरेक्शन होगा, तो इसको लिखा जाएगा दिस इज के कैप, जेड के डायरेक्शन को μ2। तो μ2 का मान कितना है, μ2 इज √3। अब यहाँ पे आर कैप क्रॉस एन कैप, आर कैप मतलब हुआ रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसको निकालना है और उसको एन कैप के साथ क्रॉस करना है। तो आर कैप को जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कुछ मान लिया था, तो आर कैप को मान लीजिए ए आई कैप, ये चूँकि आई कैप जे कैप के कैप तीनों में था तो इसको भी तीनों में मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। चूँकि हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं, तो अगर इंसिडेंट रे में आई कैप जे कैप के कैप है तो रिफ्रैक्टेड रे में भी आई कैप जे कैप के कैप मान लीजिए क्रॉस एन कैप, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इट इज़ के कैप। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 को बाहर कर दीजिए या √2 से 10 को कटा दीजिए, तो √2 से 10 कट जाएगा 5√2 बार, तो दिस इज़ 5√2 को बाहर निकालिए तो 1/5√2, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3√3 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप माइनस 5 के कैप क्रॉस के कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3। अब देखिए इसको क्रॉस करना है इसके साथ, तो एक बार आई कैप क्रॉस होगा किसके साथ, के कैप के साथ, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, आई कैप क्रॉस के कैप बोलिए, आई कैप क्रॉस के कैप बोलिए, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, ठीक है तनुशाही माइनस जे कैप सब लोग बता रहे हैं, लकी राज माइनस जे कैप, ठीक है सारे लोग माइनस जे कैप बता रहे हैं, माइनस जे कैप सही है। आई कैप को के कैप के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस जे कैप होगा, तो ये होगा माइनस ए जे कैप प्लस बी, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप और के कैप क्रॉस के कैप हो गया 0। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, अब इसको आगे की तरफ सॉल्व कीजिए, तो आगे अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या हो रहा है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 1/5√2, दिस इज़ 1/5√2, और यहाँ भी वही चीज़ हो गया, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, तो ये हो गया माइनस 3√3 जे कैप क्रॉस के कैप, ये हो गया आई कैप, तो प्लस 4√3 आई कैप और के कैप क्रॉस के कैप 0, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, माइनस √3 ए जे कैप माइनस √3 ए जे कैप, √3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस √3 बी आई कैप, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे, तो माइनस 3√3/5√2 जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 4√3/5√2 आई कैप, ये हो गया माइनस √3 ए जे कैप प्लस √3 बी आई कैप, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, अब दोनों को इक्वेट करना है, दोनों के कोफिशिएंट को मैच करिए, तो यहाँ
जे कैप का कोफिशिएंट है -3√3/5√2, जे कैप का कोफिशिएंट इतना, और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट इतना, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -√3a बराबर -3√3/5√2, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कैंसल, तो a का मान आ गया 3/5√2। अब इसको मैच करिए, आई कैप का कोफिशिएंट इतना है, आई कैप का कोफिशिएंट इतना है, तो √3b इज इक्वल टू 4√3/5√2, √3 से √3 कैंसल, तो यहाँ से b का मान हो गया 4/5√2। अब देखिए हम लोग a निकाल चुके हैं, b निकाल चुके हैं। मैंने रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को माना था a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस k c के कैप माना था, जिसमें से a निकल चुका है, b निकल चुका है, अब c निकालना है। c कैसे निकलेगा, तो मैंने माना था कि रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना माना गया था, आर कैप को मैंने माना था a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप मैंने माना था, ठीक है। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर मॉड करेंगे तो हो जाएगा LHS का मॉड बराबर RHS का मॉड, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप का मॉड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये हो गया √a² प्लस b² प्लस c², दिस इज इक्वल टू √a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5√2 का स्क्वायर 50, तो दिस इज 9/50 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16/50, 16/50 प्लस c² स्क्वायर्ड कीजिए तो ये हो जाएगा 50-50 LCM, 9 + 16 25/50, 25/50 1/2 प्लस c², दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, इधर स्क्वायर होगा, रूट हटेगा, 1/2 प्लस c², यहाँ से c² 1 - 1/2 1/2, यहाँ से c निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट निकलेगा, एक +1/2 और एक -1/2। c का मान, c क्या है, c इज z कंपोनेंट, c z कंपोनेंट है, ठीक है। तो z कंपोनेंट +1/2 की -1/2, अब सोच के बताइए, यहाँ कल भी हमको सोचना था कि z का, यहाँ कल भी हमको सोचना था इस क्वेश्चन में, आज भी सोचना है कि c का वैल्यू +1/2 लें कि -1/2 लें, सोच के बताइए कि +1/2 की -1/2, c की वैल्यू +1/2 लें कि -1/2 लें, -1/2 लकी राज बता रहे हैं -1/2 लीजिए, सलोनी बता रही हैं -1/2, संगिनी कुमारी -1/2, ठीक है, -1/2 लेंगे। z कंपोनेंट -1/2 क्यों लेंगे, ये मेरा z डायरेक्शन है। आप देखिए रे ऐसे है, तो रे ऐसे है तो इसका z कंपोनेंट ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, z कंपोनेंट इसका नेगेटिव आएगा। अगर रे ऐसे होती रे तो इसका z कंपोनेंट पॉजिटिव होता, चूँकि रे ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, रेयर टू डेंसर तो ऐसे जाएगी, तो इसका z कंपोनेंट नेगेटिव होगा, तो c हम यहाँ से +1/2 को हटा देंगे, -1/2 ले लेंगे। और अगर हम c का मान -1/2 लेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का आंसर क्या हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बराबर a आई कैप, तो a आई कैप, तो a के जगह पर कितना 3/5√2, तो 3/5√2 आई कैप प्लस b जे कैप, तो b का मान हो गया 4/5√2, तो 4/5√2 जे कैप प्लस c के कैप, c के जगह पर -1/2, दिस इज -1/2 के कैप, दिस इज द आंसर। तो आपका जो आंसर दिया गया था वो आंसर गलत था, आंसर सही कर लीजिए। और एक चीज़ और छूटा हुआ था क्वेश्चन में कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन था 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप -10 के कैप। बोलिए, क्वेश्चन रिवाइज किया जाए, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन रिवाइज किया जाए, आगे बढ़ा जाए। रिवाइज, संगिनी बोल रहे हैं रिवाइज किया जाए, ठीक है। सलोनी बोल रहे हैं आगे बढ़ा जाए, तनु शाही रिवाइज किया जाए, ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को राधे श्याम भी बोल रहे हैं रिवाइज किया जाए, रिवाइज एक बार और किया जाए, ठीक है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन क्या गिवन है, अब चूँकि बहुत सारा चीज़ तो बोर्ड से मिट चुका है, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे एक इंटरफेस दिया हुआ है, और जब इंटरफेस दिया होगा तो इंटरफेस चूँकि एक प्लेन सरफेस होगा तो उसका प्लेन दिया होगा कि इंटरफेस XY प्लेन है कि इंटरफेस XZ प्लेन है कि इंटरफेस YZ प्लेन है।
अगर इंटरफेस एक्स वाई प्लेन होगा तो नॉर्मल जेड होगा, अगर इंटरफेस एक्स जेड प्लेन होगा तो नॉर्मल वाई होगा, अगर इंटरफेस वाई जेड प्लेन होगा तो नॉर्मल एक्स होगा। तो इंटरफेस से ये डिसाइड होगा कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन हमें समझने में सहूलियत मिलेगी अगर इंटरफेस गिवन होगा। तो इंटरफेस यहाँ पे गिवन है कि मेरा इंटरफेस जो है एक्स वाई प्लेन है, और इंटरफेस से मुझे समझ में आ गया कि चूंकि इंटरफेस एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल जेड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि एक रे ऑफ लाइट आती है और रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप। आप यहाँ देखिए μ√2 है, यहाँ पे μ√3 है, √3 √2 से ज़्यादा होता है तो ये म्यू ज़्यादा है, ये म्यू कम है। नीचे का मीडियम डेंसर है, ऊपर का मीडियम रेयरर है। रे चूँकि रेयरर टू डेंसर जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले मिटा दें। अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर बताना है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बताना है तो हमें स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने आना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर बताना है तो मुझे स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एक बार इंटरफेस के ऊपर जाते हैं, तो इंटरफेस के ऊपर जाते हैं तो लिखते हैं μ1 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं आई कैप क्रॉस एन कैप। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए तो μ2 और बोलिए आर कैप और क्रॉस एन कैप, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, μ1 का मान कितना है √2, तो यहाँ पे √2 डाल दीजिएगा। μ1 का मान √2 है तो यहाँ पे आप √2 डाल दीजिएगा, और μ2 का मान √3 है तो यहाँ पे √3 डाल दीजिएगा। अच्छा, एन कैप के जगह पे क्या डाल दीजिएगा, तो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा तो ये जेड का डायरेक्शन है तो यहाँ पे के कैप डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे के कैप डाल दीजिएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में के कैप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने के कैप डाल दिया, यहाँ पे मैंने के कैप डाल दिया, यहाँ पे मैंने √2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने √3 डाल दिया। अब मुझे आई कैप निकालना है। तो आई कैप कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर आई गिवन है, वेक्टर आई गिवन है। तो अगर वेक्टर आई गिवन है तो आई कैप आप निकालना जानते हैं, वेक्टर आई गिवन है तो आई कैप आप निकालना जानते हैं। आई कैप कैसे निकाल सकते हैं, तो वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, तो आई कैप निकल जाएगा। तो वेक्टर है 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप डिवाइडेड बाई, इसका मॉड करेंगे तो हो जाएगा √6√3 का होल स्क्वायर प्लस 8√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व करके आ जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप माइनस 5 के कैप बाई नीचे 10 आ जाएगा। तो आई कैप का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। μ1 के जगह पर कितना पुट कर दीजिए, √2। आई कैप के जगह पे कितना पुट कर दीजिए, तो आई कैप के जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर दीजिए। एन कैप के जगह पर के कैप पुट कर दीजिए, μ2 के जगह पर √3 पुट कर दीजिए, एन कैप के जगह पर के कैप पुट कर दीजिए, और आर कैप के जगह पर ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आर कैप है इसके जगह पे कुछ मान लीजिए। तो आर कैप के जगह पे मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको मान लीजिए, यहाँ भी मान लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे क्रॉस कर लीजिएगा, आंसर तो आपके पास है ही, क्रॉस करके यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो ए और बी का मान निकल जाएगा। जब ए और बी का मान निकल जाएगा उसके बाद आप सी का मान निकालिएगा। तो अब सी का मान कैसे निकालिएगा, तो सी का मान निकालने के लिए इसका हेल्प लीजिएगा कि आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। तो अगर मॉड कर देंगे दोनों तरफ तो √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 पुट करेंगे, ए निकल चुका है, बी निकल चुका है, तो यहाँ से सी का मान निकलेगा। तो सी का मान दो मान आएगा, एक +1/2 और दूसरा -1/2 आएगा, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा, आंसर मेरे समझ सही है, ठीक है, आंसर सही है। क्लियर नहीं दिख रहा राधे श्याम को, 3√3 होगा, 3√3 कहाँ पे होगा,
3√3 कहाँ पे होगा? 3√3, अच्छा 3√3 अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3√3 कर लीजिए, ठीक है 3√3, तो 3√3 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए 3√3 हो गया। राधे श्याम को क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है? बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो राधे श्याम आपका नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a और b का मान पुट करेंगे तो c का 2 मान आएगा। c का मान एक +1/2 और एक -1/2 होगा। अब इस +1/2 और -1/2 में से मुझे एक मान को सेलेक्ट करना है। किस मान को सेलेक्ट करेंगे? तो c जो है वो z कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है। तो वेक्टर मेरा चूँकि ऐसे है तो इसका z कंपोनेंट z ऐसे है, इस z ऐसे है, तो वेक्टर ऐसे है तो z कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो c का मान -1/2 सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे r कैप बराबर आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दैट इज़ दी आंसर, ठीक है। चलिए अब समझ में आया कि समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? चलिए अब समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। दोबारा इस क्वेश्चन को जाके बनाइएगा, एडवांस का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भारी है। क्वेश्चन जो पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है, लैंग्वेज जो है वो थोड़ा टफ है, अदरवाइज़ क्वेश्चन टफ नहीं है। एडवांस में भी आपका क्वेश्चन इजी मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं और रिजल्ट जो होता है वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से ही होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब उसी बात को कहने का वे जो होता है एडवांस के पेपर में वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं और वो क्वेश्चन भी एडवांस के पेपर का ही क्वेश्चन है, पैरेलल इंटरफेसेस पर है। पैरेलल इंटरफेसेस पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बहुत सारा इंटरफेस गिवन था, जैसे एक इंटरफेस ऐसे गिवन था, दूसरा इंटरफेस ऐसे गिवन था, तीसरा इंटरफेस ऐसे गिवन था, चौथा इंटरफेस ऐसे गिवन था, पांचवा इंटरफेस ऐसे गिवन था, छठा इंटरफेस ऐसे गिवन था, सातवां इंटरफेस ऐसे गिवन था। ऐसे बहुत सारे इंटरफेसेस गिवन थे उस पेपर में, बहुत सारे इंटरफेसेस गिवन थे, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा था कि n है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था कि n है, और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे थोड़ा कम है, मतलब n माइनस डेल्टा n दिया था। उसके ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम, n माइनस 2 डेल्टा n, और इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ग्रेजुअली घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। ये मान लीजिए कि फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम, ऐसे घटते जा रहा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n माइनस m माइनस 1 डेल्टा n, ये कुछ mth मीडियम था, ये कुछ mth मीडियम था, और इसके ऊपर जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस m डेल्टा n। उसके बाद से एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से ऐसे सेंड किया था, 30 डिग्री के एंगल पे सेंड किया था, और यहाँ से इस रे को ऐसे ऊपर के सरफेस को टच करते हुए निकाला था, ऊपर के सरफेस को टच करते हुए निकाला था। और क्वेश्चन में गिवन था कि n का मान 1.6 है और डेल्टा n का मान 0.1 है शायद। डेल्टा n का मान कितना था? n का मान 1.6, डेल्टा n का मान 0.1 था, और क्वेश्चन पूछ रहा था कि m का मान बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड m, ठीक है, फाइंड m का मान बताइए, सो दैट द रे एमर्जेस ग्रेजिंग द सरफेस, the ray emerges grazing the surface as shown in figure, grazing the surface as shown, जैसा कि दिखाया गया है रे सरफेस को ग्रेज करके निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये एडवांस का पेपर है, आप एक चीज़ और देखिए, n का मान यहाँ पे 1.6 है और डेल्टा n का मान 0.1 है, मतलब नीचे जो यहाँ पे मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, इसके ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 0.1 है, उसके ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 2 इंटू 0.1 है, मतलब ऊपर जाने के प्रोसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घट रहा है, ऊपर जाने के प्रोसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घट रहा है। हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घट रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घट रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ऊपर जाने के प्रोसेस में म्यू घट रहा है,
तो नॉर्मल के साथ जो थीटा होगा वो बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, ऊपर जाने पर, हाँ ठीक है यार, सही सही है। तो ऊपर जाने पर म्यू जो है वो घट रहा है, तो थीटा गुड्डू बोल रहे हैं कि इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, थीटा इंक्रीज़ करेगा, गुड। लकी राज डिक्रीज़ नहीं करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मैंने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कॉन्स्टेंट। तो म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कॉन्स्टेंट, तो अगर म्यू डिक्रीज़ करेगा तो थीटा इंक्रीज़ करेगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। म्यू अगर डिक्रीज़ करेगा तो थीटा इंक्रीज़ करेगा, और म्यू अगर इंक्रीज़ करेगा तो थीटा डिक्रीज़ करेगा, दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो चूंकि म्यू ऊपर जाने के प्रोसेस में डिक्रीज़ कर रहा है, तो थीटा का मान इंक्रीज़ करेगा, मतलब थीटा यहाँ नॉर्मल के साथ 30 है, तो ऊपर जाके 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और कभी थीटा बढ़ते बढ़ते क्या होगा, नॉर्मल के साथ 90 हो जाएगा, और 90 होने के बाद रे सरफेस को छू के निकल जाएगी, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, रे सरफेस को छू के निकल जाएगी। तो देखिए रे इस मीडियम में जाके सरफेस को छू के निकल गई है, ऊपर भी मीडियम प्रेजेंट है बट रे यहीं से निकल गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन एडवांस का है, देखिए सोचने का लेवल देखिए कि वो कितना आपको सोचने के लिए बोल रहा है कि ऊपर मीडियम बचा रह गया और रे यहीं से सरफेस को छू के निकल गई, यहीं से, यानी वो आपसे कितने कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट करता है, कितने समझ का रिक्वायरमेंट करता है कि क्वेश्चन को आप कितना फील कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप कितना फील कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे म्यू डिक्रीज़ कर रहा है, और म्यू चूँकि डिक्रीज़ कर रहा है तो थीटा इंक्रीज़ करेगा, और थीटा यहाँ पे नॉर्मल के साथ 30 है, तो नॉर्मल के साथ थीटा 30 से बढ़ के कभी 40 होगा, कभी 50 होगा, कभी 60 होगा, कभी 70 होगा। हाँ ठीक है, आज का डालेंगे, ठीक है, कल वाला भी डालेंगे, कल वाला भी डाले नहीं है। 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, और कभी थीटा 90 हो जाएगा, 90 होने के बाद रे सरफेस को छू के निकल जाएगी। ये तो इतना तो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब तक मेरे समझ में क्या आ चुका है कि ऊपर जाने के प्रोसेस में म्यू घट रहा है तो थीटा बढ़ेगा, तो थीटा 30 से कभी 90 हो जाएगा, जहाँ 90 हो जाएगा रे वहाँ सरफेस को छू के निकल जाएगी, ऊपर के मीडियम में रे नहीं जाएगी। इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखिए, थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को के पैटर्न को नोट कीजिए। चूंकि एडवांस का पेपर मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए है, इसलिए क्वेश्चन मैथमेटिकल है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दीजिए, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस डेल्टा n है, थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस 2 डेल्टा n है, फोर्थ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस 3 डेल्टा n होगा। तो आप बताइए mth मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सेकंड का n माइनस 1 डेल्टा n है, सेकंड का n माइनस 1 डेल्टा n है, सेकंड का n माइनस 1 डेल्टा n है, थर्ड का n माइनस 2 डेल्टा n है, फोर्थ का n माइनस 3 डेल्टा n है, फिफ्थ का n माइनस 4 डेल्टा n है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंथ का क्या होगा, टेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैंने बोला कि फर्स्ट का n है, सेकंड का n माइनस डेल्टा n है, थर्ड का n माइनस 2 डेल्टा n है, ठीक है, उसी तरह से फोर्थ का n माइनस 3 डेल्टा n है। तो टेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, टेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, टेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम नंबर 10 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। फर्स्ट का n है, सेकंड का n माइनस डेल्टा n है, टेंथ का होगा n माइनस 10 डेल्टा n, सलोनी बता रही 10 डेल्टा n, n माइनस 10 डेल्टा n नहीं होगा, 9 डेल्टा n होगा। सोचिए, ध्यान दीजिए, पैटर्न पे ध्यान दीजिए। आपने बाइनोमियल थ्योरम में भी आप पैटर्न देखते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते समय भी आप सीक्वेंस के पैटर्न को देखते थे कि सीक्वेंस किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैटर्न को देखिए कि फर्स्ट में n है, और सेकंड जब मीडियम में गए तो यहाँ सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, फर्स्ट मीडियम है ना, ये सेकंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है, तो सेकंड है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, थर्ड है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, फोर्थ है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 3 आ रहा है। तो अगर टेंथ होगा, अगर मैं बोलूँ टेंथ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n माइनस जितना नंबर मीडियम है, 2 नंबर मीडियम है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 1 है, 3 नंबर मीडियम है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 2 है, 4 नंबर मीडियम है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 3 है, तो 10 नंबर मीडियम है तो डेल्टा n का कोफिशिएंट 9 होगा। इतना होगा, n माइनस 9 डेल्टा n होता है ना। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स लगाया उसने, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और पूछा जाता है nth टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट a, सेकेंड में सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फोर्थ में 3, तो nth टर्म क्या लिखते थे, a प्लस nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते थे ना।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो लोग मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं वो मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। ठीक है, बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैथ्स वाले शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स वाले मेरी बात समझ रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, या बायोलॉजी भी आपने पढ़ा है तो 10th क्लास में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाई है ना। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है, ठीक है, समझ में आ चुका है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है, तो nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ये फार्मूला होता था वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, nth टर्म निकालने का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इतना अगर एडवांस का पेपर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या उसे नहीं करना चाहिए? आप आईआईटी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या उसे आपसे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप इतना समझ में आपको आना चाहिए कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, सेकेंड का n माइनस डेल्टा एन, सेकेंड का n माइनस वन डेल्टा एन, थर्ड का n माइनस टू डेल्टा एन, फोर्थ का n माइनस थ्री डेल्टा एन, तो mth मीडियम का n माइनस m माइनस वन डेल्टा एन, n माइनस m माइनस वन डेल्टा एन, यानी जितना नंबर मीडियम होगा उसमें से एक घटाएंगे और उसको डेल्टा एन का कोफिशिएंट बना देंगे, उसके ठीक ऊपर के मीडियम में जाइएगा। तो ये चूँकि mth मीडियम है, ये चूँकि ये 10वां मीडियम है तो इसके ऊपर 11वां मीडियम होगा। ये अगर mth मीडियम है तो इसके ऊपर वाला मीडियम m प्लस वनवां मीडियम होगा, और अगर वो m प्लस वनवां मीडियम होगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो मीडियम नंबर m प्लस वन है, मीडियम नंबर m प्लस वन है, तो उसमें से 1 माइनस होगा, तो m प्लस वन माइनस वन, 1 से 1 कट गया, तो n माइनस m डेल्टा एन। ठीक है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम, mth मीडियम, m प्लस वनथ मीडियम, इतनी फील आपको आनी चाहिए, और बिल्कुल आनी चाहिए, और आएगी भी उन लोगों को जो मैथमेटिक्स भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स ही सिर्फ नहीं पढ़ रहे बल्कि जो मैथमेटिक्स भी काफ़ी ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, उनको ये फील ज़रूर आ जाएगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो n माइनस डेल्टा एन, फर्स्ट का n, सेकेंड का n माइनस डेल्टा एन, थर्ड का n माइनस टू डेल्टा एन, तो mth का n माइनस mth है तो m माइनस वन डेल्टा एन, तो उसके ऊपर जाएंगे तो m प्लस वनथ मीडियम होगा, तो m प्लस वन में से 1 घट जाएगा, n माइनस m डेल्टा एन। अब अगर इतना आप समझ चुके हैं तो अब फिजिक्स का सवाल आ गया। अभी तक मैथमेटिकल डिस्कशन था, अभी तक क्वेश्चन का मैथमेटिकल डिस्कशन था, अब फिजिक्स की बारी आ गई। फिजिक्स क्या बोल रहा है? फिजिक्स बोल रहा है कि अगर इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हों, फिजिक्स कह रहा है इफ़ इंटरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ इंटरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, और इमर्जेंट रे mth मीडियम में नहीं निकल रही है, m प्लस वनथ मीडियम में निकल रही है। ध्यान दीजिएगा, नीचे का मीडियम mth है, ऊपर का मीडियम m प्लस वनथ है, तो इंसिडेंट रे आ कहाँ रही है? फर्स्ट मीडियम में। निकल कहाँ से रही है? m प्लस वनथ मीडियम से। और मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हों, बीच की सारी कहानी भूल जाइए, आप सिर्फ शुरू वाले मीडियम को लीजिए और लास्ट वाले मीडियम को लीजिए, इंसिडेंट रे जिसमें है उसको लीजिए और इमर्जेंट रे जिसमें है उसको लीजिए, और लेके इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, कल के हिसाब से वो इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने इस मीडियम को लिया, तो इस मीडियम को लिया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो मैं क्या लिखूँगा? 1.6 इंटू साइन 30, 1.6 इंटू साइन 30 बराबर। अब मैं कहाँ चला जाऊँगा? मैं उस मीडियम में चला जाऊँगा जहाँ पे इमर्जेंट रे है, तो इमर्जेंट रे यहाँ पे है, इमर्जेंट रे रिमेंबर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n माइनस एम डेल्टा एन। वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n माइनस एम डेल्टा एन, और इनटू साइन नॉर्मल के साथ वहाँ पे 90 बना के रे एंगल निकल रही है, 90 बना के रे एंगल निकल रही है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू साइन 30 बराबर n माइनस एम डेल्टा एन, और रे वहाँ 90 बना के निकल रही साइन 90, ये कितना हो गया? 1.6 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू n का मान कितना? तो n का मान 1.6 माइनस m निकालना है। डेल्टा n का मान कितना दिया उसने? 0.1 दिया। साइन 90 का मान 1 होता है, 1.6/2 ये 0.8 हो गया। ये 1.6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1.6 माइनस 0.1 m, माइनस 0.1 m को इधर लेके आ जाइए, प्लस 0.1 m, 1.6 माइनस 0.8 0.8 हो गया, m यहाँ से हो गया 0.8/0.1, द आंसर इज 8। पूछ रहा था फाइंड m का मान बताइए, तो m का मान कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, अब आप सोचिए क्या क्वेश्चन भारी है? क्या क्वेश्चन एडवांस में भारी होता है? नहीं, एडवांस में क्वेश्चन भारी नहीं होता है, एडवांस में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है।
और क्वेश्चन जो होता है वो मतलब आपसे मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी खोजता है कि आपकी मैथमेटिकल समझ सही हो और आपकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग हो, आपकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग हो। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ें? अच्छा, फिर रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट मिनट यहाँ से रे जा रही है और यहाँ से रे निकल रही है। अब हम ऐसे बना रहे हैं कि अब हम ज़्यादा इस पर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, बस बिना सोचे क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर हम नहीं भी सोचें तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे रे 30 पे आ रही है और यहाँ पे रे 90 पे निकल रही है। यहाँ पे 30 पे आ रही है, यहाँ पे 90 में निकल रही है। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे को देखिए। अब हम क्वेश्चन बिना सोचे बना रहे हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन को काफ़ी सोचा था, म्यू कैसे चेंज कर रहा है, थीटा का क्या होगा। अब कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को जैसे दिया है वैसे मान लेते हैं कि रे यहाँ पे 30 पे आ रही है और यहाँ पे 90 पे निकल रही है। दिस इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ इमरजेंट रे। तो डायरेक्ट अगर इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हों तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसिडेंट रे को ले लेते हैं और इमरजेंट रे को ले लेते हैं। तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, एन वाले में है, और इमरजेंट रे किस में है, तो n माइनस एम डेल्टा एन वाले में है। तो इंटरफेसेस अगर आपस में पैरेलल हों तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप उस मीडियम को ले लीजिए जिसमें इंसिडेंट रे है, फिर उस मीडियम को ले लीजिए जिसमें इमरजेंट रे है। तो इंसिडेंट रे n में है तो क्या होगा, n 1.6 इंटू साइन यहाँ पे 30 बन रहा है, तो 1.6 इंटू साइन 30। अब डायरेक्ट उस मीडियम में चले जाइए जहाँ पे इमरजेंट है। तो इमरजेंट किस में है, n माइनस एम डेल्टा एन में। तो n माइनस एम डेल्टा एन इंटू साइन, वहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90। तो साइन 90, अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा m का। ठीक है, अब समझ में आया? कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बेसिस पर आप इक्वेशन लिख लीजिए, बीच में कुछ मत सोचिए। इस डायग्राम में तो सब कुछ खिंचा ही हुआ था, डायग्राम में सब कुछ खिंचा ही हुआ था। यहाँ पे n माइनस डेल्टा एन उसने लिखा ही था, n माइनस 2 डेल्टा एन उसने लिखा ही था, n माइनस एम माइनस 1 डेल्टा एन उसने लिख ही दिया था, n माइनस एम डेल्टा एन लिख ही दिया था, इंसिडेंट रे को दिखा ही दिया था, इमरजेंट रे को दिखा ही दिया था। डायरेक्ट पहले फर्स्ट मीडियम में जाइए जिसमें इंसिडेंट रे है, फिर जिसमें इमरजेंट रे है उसको लीजिए और इस n को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 30 से, और n माइनस एम डेल्टा एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 90 से। ठीक है, अब बोलिए आगे बढ़ा जाए? कुछ दिख नहीं रहा है? ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? बाकी को दिख रहा है? अच्छा, अर्पित कुमार को भी नहीं दिख रहा है, सलोनी को दिख रहा है, और लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वॉइस भी बहुत कट रहा है, लकी राज। तनुषाही बोल रही कि नहीं। अच्छा, और लोग बताइए तो। आवाज़ भी नहीं आ रहा है, रश्मि आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। तनुषाही आवाज़ नहीं आ रहा है, सलोनी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, अर्पित कुमार आवाज़ नहीं आ रहा है। हो सकता है बैटरी मेरा कहीं, आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है क्या? आवाज़ कट रहा है, अर्पित कुमार आवाज़ कट रहा है। ठीक है, माइक हम हटा देते हैं। ठीक है, आवाज़ कट रहा है, माइक हटाते हैं, माइक हटाते हैं। चलिए, अब बोलिए, अब आवाज़ कट रहा है कि अभी अब कट रहा है? आवाज़ अब भी कट रहा है, आवाज़ अब भी कट रहा होगा, लेकिन आवाज़ कट रहा है क्या? ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी आवाज़ नहीं कट रहा है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। माइक का बैटरी हो गया होगा, आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया है, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, हमारे डेली लाइफ से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको भी अच्छा लगेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ
ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, ठीक है। बोर्ड का एरिया अभी आना बाकी है। वैसे अपरेंट डेप्थ पर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा। तो अपरेंट डेप्थ, अपरेंट का मतलब क्या होता है? आभासी। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है? आभासी गहराई, ठीक है। अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासी गहराई, ठीक है। चलिए फैन भी बंद कर लेते हैं। अपरेंट डेप्थ का मतलब हुआ आभासी गहराई। अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या हुआ? अपरेंट डेप्थ का मतलब हुआ आभासी गहराई, ठीक है। अपरेंट डेप्थ का मतलब हुआ आभासी गहराई। तो अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए ये झील का सरफेस है। इस सरफेस के नीचे सपोज करिए कि वाटर है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं झील के सरफेस के नीचे तो वाटर ही होगा, ठीक है। झील का सरफेस है, सरफेस के नीचे सपोज करिए कि ये वाटर है। दिस इज वाटर। और इसके अंदर कहीं पे एक फिश है, सपोज करिए इसके अंदर कहीं पे एक फिश है। फिश को हम ऐसे अल्फा से लिख रहे हैं, अल्फा ऐसे समझिएगा कि दिस इज अ फिश। एक फिश है इसके अंदर, इस पानी के अंदर कहीं पे एक फिश है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। दिस इज ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय ओ, एक फिश है। और इस फिश को देख रहा है कोई ऑब्जर्वर। लेकिन ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जैसे नॉर्मली हम चीजों को कहां से देखते हैं, जैसे पेन है, ये पेन एयर में है, मेरी आंख भी एयर में है। तो ऑब्जर्वर की आई भी एयर में है और पेन भी एयर में है, मतलब ऑब्जेक्ट भी एयर में है, ऑब्जर्वर भी एयर में है। तो मुझे कुछ भ्रम नहीं होता है। जहां पे मुझे पेन दिख रहा है, पेन वहीं पे है। अगर मैं वहां पे अपना हाथ ले जाऊंगा तो आई कैन टच द पेन, ठीक है। मेरा फैन जो है वो एयर में है, मेरा आई भी एयर में है, मुझे फैन जहां दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होता कि मेरी आई होती एयर में, अब फैन होता सपोज करिए कि वाटर में, तो मुझे फैन का पोजीशन सही नहीं दिखता। यानी ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट दोनों अगर सेम मीडियम में है तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जहां पे दिख रहा है वहीं पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर दोनों दो डिफरेंट मीडियम में हो, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में हो, आई किसी और मीडियम में हो, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में हो, आई किसी और मीडियम में हो, आप पानी के अंदर डूबे हुए हैं अंदर, और पानी के अंदर डूब के और पेड़ पे लटके हुए फल को देख रहे हैं, तो आपकी आई जो है वो वाटर के अंदर है और फ्रूट जो है वो एयर में है। तो आप जो फ्रूट का पोजीशन देख रहे हैं वो रियल पोजीशन नहीं है। यानी हमें उस केस में भ्रम हो जाएगा, हमें उस केस में भ्रम हो जाएगा। तो हमें भ्रम, गलतफहमी कब हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में होते हैं तो कोई गलतफहमी नहीं होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन द सेम मीडियम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ये दोनों दो डिफरेंट मीडियम में होते हैं तो गलतफहमी एराइज करती है। और देखिए गलतफहमी कैसे एराइज करती है, ध्यान दीजिएगा। यही इसका बेसिस है कि ये झील का सरफेस है, सरफेस के नीचे यहाँ पे एक फिश है, और इस फिश को एक ऑब्जर्वर देख रहा है। कहाँ से? एयर से देख रहा है। ऑब्जर्वर इस फिश को, इस मछली को हवा से देख रहा है। तो इस मछली से रे चलेगी। मान लीजिए कि मैं एक रे को फिश से ऐसे इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाता हूँ, तो जो रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर आएगी वो उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो द रे विल ट्रेस द पाथ लाइक दिस, ऐसे रे निकल जाएगी, क्योंकि इंटरफेस से नॉर्मल आई है तो ऐसे निकल जाएगी। एक रे फिश से सपोज करिए हम ऐसे तिरछा यहाँ पे लेते हैं, तो तिरछा अगर एक रे यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस पे एक नॉर्मल डाला जाएगा, ठीक है। रे कहाँ से कहाँ जा रही है? तो वाटर से एयर में। रे जा रही है वाटर से एयर में, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और अगर रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो रे नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो ये रे यहाँ से नॉर्मल से अवे हट जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो फिश है, इस फिश से एक रे सपोज करिए ऐसे चली तो ऐसे निकल जाएगी नॉर्मली, और एक रे फिश से ऐसे चली तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल डालिए, और रे चूंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है तो रे नॉर्मल से अवे हट जाएगी, तो रे यहाँ पे ऐसे जाएगी। और सपोज करिए एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर की आई है। एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। अब एक जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, ये ऑब्जर्वर की आई है, तो आई के लिए इंसिडेंट रे है, आई के लिए, आंख के लिए इंसिडेंट रे है, और आंख के लिए भी इंसिडेंट रे है। और हम जानते हैं कि हमारी आंख किसी रे को जब रिसीव करती है तो वो पूरी हिस्ट्री नहीं जानती है, पूरी हिस्ट्री नहीं जानती है। आंख को ये नहीं पता है कि रे ऐसे आ रही है।
आँख तो बस जब भी किसी रे को रिसीव करती है तो उसको सीधा देखती है। हमारी आई जो है किसी भी रे को जब रिसीव करती है तो उस रे के हिस्ट्री से हमारी आई को कोई लेना-देना नहीं होता है। हमारी आई किसी भी रे को बस सीधा करके देख लेती है, बस सीधा करके देख लेती है। ठीक है? ये हमारा आई जो है किसी रे को बस सीधा करके देख लेता है। ये हमारे आई की प्रॉपर्टी है, ये हमारे आई का ये डिफेक्ट है जो बोलिए, ये हमारे आई की मतलब के साथ ऐसा है। जैसे होता है ना 2 लोग सपोज़ करिए बात कर रहे हैं आपस में, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप उस रास्ते से अचानक क्रॉस करते हैं और दोनों हँस देते हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हँस रहे हो लेकिन आपके दिमाग को क्या लगता है कि वो आप पर ही हँस रहे हैं, ठीक है? ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसी गलतफ़हमी हो जाती है, यानी हमारा माइंड पहले से कुछ मान के चलता है। पहले से हम कुछ मान के चलते हैं, ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और ये मेरी शिकायत ही कर रहे हैं और मेरे गुज़रने से इन दोनों ने हँस दिया, ठीक है? तो हम कुछ मान के चलते हैं। तो हमारी आई जो है, जब भी किसी रे को रिसीव करती है, तो वो रे के बैकग्राउंड से इसको कोई मतलब नहीं होता है। क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाला जो देखा उस बेसिस पे अपने दिमाग से कुछ सोच लेता है। हालाँकि उसने गलत सोचा ये भी होता है। ज़्यादातर केसेज़ में हम गलतफ़हमी पाल लेते हैं, बट मैंने सोच लिया तो मैंने उसको मान लिया कि बस वही चीज़ है और वैसा ही हो रहा है। तो ये जो आई है इसके लिए इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे है। तो आई तो इसको ऐसे सीधा देखेगी, तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ये इंसिडेंट रे आई के लिए और ये आई के लिए इंसिडेंट रे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा। तो आई के लिए ये इंसिडेंट, आई के लिए ये इंसिडेंट, आई को लग रहा है कि ये दोनों रे यहाँ से आ रही है। ये आई को गलतफहमी हो गया है। 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जब मैं गुज़रा, दोनों ने हँस दिया। मुझे लगा वो दोनों मुझ पर ही हँस रहे हैं। मैंने गलतफहमी पाला तो लेकिन मेरे लिए वही सच है। आई को गलतफहमी हो गई कि यहाँ से रे आ रही है। तो आई को रे यहाँ से आती हुई फ़ील होगी, तो मेरी आई जो है वो फ़िश को यहाँ ऑब्ज़र्व नहीं करके, फ़िश को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेगी। मेरी आई फ़िश को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेगी, ठीक है? मेरी आई फ़िश को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेगी। हाँ, हाँ, बोलिए। साढ़े 7 क्लास ले रहा है तो थोड़ा 10 मिनट के आधा घंटे के बाद कीजिएगा। ठीक है। तो मेरी आई को ये गलतफ़हमी हो गई कि ये रे यहाँ से आ रही है, तो मेरी आई के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है? ये चीज़ हो गई कि मेरी आई को फ़िश यहाँ पे नहीं दिखेगी, बल्कि मेरी आई को फ़िश यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ऐसा आप हमेशा देखते हैं, पानी के अंदर आप मछली को देखिएगा, तो मछली आपको यहाँ दिख रही है, बट एक्चुअली ये रियल मछली नहीं है। मछली आपको यहाँ दिख रही है, बट मछली है यहाँ पे। मछली यहाँ पे है बट मछली आपको ऊपर उठ के दिख रही है। आप यहाँ मछली को पकड़िएगा, टटोलिएगा, मछली आप नहीं पकड़ पाएँगे। मछली आपको जहाँ दिख रही है उसके नीचे है, फिश उसके नीचे है। ऐसा भ्रम हमें हमेशा होता है, ठीक है? ऐसा बरसात के दिन में भी होता है, कभी-कभी पानी बरसने से रोड पे पानी लग जाता है और पानी लग जाता है तो आपको लगेगा पानी बहुत कम है, लेकिन जब पानी के अंदर एंटर करेंगे तो पता चलेगा पानी बहुत गहरा है। पानी बहुत गहरा है। कभी आपने बाल्टी में पानी भरा है? और नहीं भरा है तो भर के देख लीजिएगा कि जब बाल्टी खाली होती है तो खाली बाल्टी लंबी दिखती है, अंदर से देखिएगा। तो अंदर से देखिएगा तो खाली बाल्टी लंबी दिखती है। अब उस बाल्टी को पूरा पानी से भर दीजिएगा और पूरा पानी से भरने के बाद अब उसी बाल्टी की गहराई को देखिएगा, तो इसका बॉटम आपको यहाँ नहीं दिखेगा बल्कि बॉटम और ऊपर उठ के दिखेगा और बाल्टी आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। जब बाल्टी खाली थी तो बाल्टी आपको लंबी दिख रही थी, जब बाल्टी को आपने पानी से भर दिया और भरने के बाद ऊपर से देखते हैं तो ये बॉटम आपको यहाँ नहीं दिख के यहाँ पे दिखता है और आपको अंदर से बाल्टी छोटी दिखती है। ऐसा होता है, ठीक है? कभी आपका कॉइन पानी के अंदर गिरा होगा और आपने उस कॉइन को तलाशने के लिए उसको देखा होगा, तो आपको जहाँ पे कॉइन दिखता होगा वहाँ टटोलते रह जाते होंगे बट वहाँ पे कोई कॉइन नहीं था। ये हमारे डेली लाइफ में ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर की आई किसी और मीडियम में होती है और ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वाटर में है, ऑब्जर्वर का आई जो है वो एयर में है। एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम इसको अगर इंटरफ़ेस के बेसिस पे बोलें, अगर हम इंटरफ़ेस के बेसिस पे बोलें, तो इंटरफ़ेस के लिए ये आने वाली रे है और ये भी आने वाली रे है। तो आने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, तो इंटरफ़ेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और जाने वाली रे ये है, इंटरफ़ेस के लिए जाने वाली रे है, जो आई के लिए आने वाली रे है, वो इंटरफ़ेस के लिए जाने वाली रे है, तो इंटरफ़ेस के लिए ये भी जाने वाली रे है और इंटरफ़ेस के लिए भी जाने वाली रे है और जाने वाली रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इमेज होता है
तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ये इमेज है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इंटरफेस के लिए वो इमेज है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि जो प्लेन मिरर M1 के लिए इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसा होता था। तो जो इंटरफेस के लिए इमेज है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरफेस क्या करेगा, इस फिश का इमेज यहाँ पे बनाएगा और इसका जो इमेज होगा वो आई का ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे फिश यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ के यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यानी जब हम पानी के अंदर फिश को देखते हैं तो हम रियल फिश को नहीं देखते हैं बल्कि हम उसके इमेज को देखते हैं। इंटरफेस जहाँ पे इमेज बनाता है उस इमेज को हम देख पाते हैं, उस इमेज को हम देख पाते हैं। आवाज फंस रहा है, आवाज फंस रहा है, बोलिए आवाज फंस रहा है क्या? आवाज फंस रहा है? तनुशाही बोल रही नहीं फंस रहा है। और बोलिए ठीक है। रश्मि नहीं फंस रहा है, ठीक है। रश्मि नहीं फंस रहा है, ठीक है ना? आवाज सही है? बाकी लोग बोलिए आवाज सही है, ठीक हो गया है। ठीक है, अर्पित कुमार बोल रहे हैं ठीक हो गया। ठीक है, चलिए देखिए। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये फिश यहाँ पे है, उसका इमेज यहाँ बनेगा। अब इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स करने से पहले एक बार जल्दी से रिकॉल करिए। ये झील का सरफेस है और झील के सरफेस के नीचे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एक फिश है या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से एक रे यहाँ पे ऐसे नॉर्मली आती है जो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। एक रे यहाँ से तिरछा आती है, यहाँ नॉर्मल डाला गया। नॉर्मल डाला गया तो रे कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयरर। नॉर्मल से अवे हट जाएगी, आई में ये रे एंटर करेगी और ये रे एंटर करेगी। आई इस रे को सीधे पीछा पीछे करके देखेगा और आई को लगेगा कि ये दोनों रे यहाँ से आ रही है, तो आई के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, आने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जाने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होगा। यानी इंटरफेस के लिए जो इमेज होगा वो आई के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आइए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, कुछ कुछ नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, उसके बाद जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, दो मीडियम है, एक वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे है और एक वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो जिसमें इंसिडेंट रे है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आई मान लेते हैं। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आर मान लेते हैं। म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू आई का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इस मीडियम में इंसिडेंट रे है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने म्यू आई मान लिया, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने म्यू आर मान लिया। चलिए सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे स्नेल का लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। लेट अस राइट स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन नहीं म्यू आई इंटू म्यू आई इंटू साइन आई। बाहर लगाइएगा तो क्या होगा, इंटरफेस के नीचे म्यू आई इंटू साइन आई, बाहर जाएंगे तो वो हो जाएगा म्यू आर इंटू साइन आर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए कि ये एंगल अगर आई है, ये एंगल अगर आई है तो अगर आप गौर से देखिए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे ऐसे जेड टाइप से बन रहा है, ऐसे ये एन टाइप से या जेड टाइप से बन रहा है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल उसको कट करे, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। तो ये आई है तो ये एंगल जो होगा वो आई हो जाएगा। ठीक है, ये आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये आर है, ये आर है, तो ध्यान दीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल रिफ्रैक्टेड रे वाली ट्रांसवर्सल काट रही है। तो एफ का स्ट्रक्चर बन रहा है, और अगर कहीं एफ का स्ट्रक्चर बन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। कहीं पे एफ का स्ट्रक्चर बनता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये लाइन
और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इस लाइन से, इस लाइन से और इस ट्रांसवर्सल से एफ का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का ये एंगल आई हो जाएगा और छोटे ट्रायंगल का ये एंगल आर हो जाएगा। हो गया। स्नेल्स लॉ क्या हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया म्यू आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। अब थोड़ा सोचिए, आदमी की आंख तो इतनी बड़ी नहीं होती है। आदमी की आंख का डायमीटर कितना होता है, आदमी की आंख का डायमीटर काफी छोटा होता है। इतनी बड़ी आंख तो होती नहीं है कि आंख यहाँ से स्टार्ट करके वहां तक है कि जो भी रह जाएगी उसको आंख रिसीव कर लेगी, बल्कि हमारी आंख जो होती है वो काफी छोटी होती है, उसका डायमीटर काफी छोटा होता है। तो आई का डायमीटर काफी छोटा होता है। ठीक है, मैंने तो बोर्ड पे सॉल्व बना दिया, एक रे ऐसे गई आंख में चली गई, एक रे ऐसे गई आंख में चली गई। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो आंख में गई भी कि नहीं गई, क्योंकि इतनी बड़ी आंख होगी तब तो रे आंख में जाएगी, इतनी बड़ी तो आंख होती नहीं है। आई का डायमीटर तो इतना होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर नॉर्मल व्यू, फॉर नॉर्मल व्यू, यानी कि अगर फिश को नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली देखने का मतलब समझिए कि फिश यहाँ पे है, फिश यहाँ पे है और आप इस फिश को यहाँ से देख रहे हैं। नॉर्मल व्यू के लिए मतलब फिश को आप यहाँ से देख रहे हैं, नॉर्मल व्यू का मतलब एकदम सीध में देख रहे हैं, फिश को एकदम सीध में देख रहे हैं। जब कभी आपका कॉइन पानी में गिरता होगा तो आप कॉइन को एकदम सीध में देखते होंगे। तो नॉर्मल व्यू के लिए, अगर नॉर्मल व्यू हो, नॉर्मल व्यू हो, तो नॉर्मल व्यू हो मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो ये वाली रे तो आई में एंटर कर जाएगी और ये वाली रे आई में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली रे आई में एंटर कब करेगी, देखिए ये आई है तो ये भी आई है, ये जितना है उतना ये है। यहाँ पे ज्योमेट्री की खूबसूरती देखिए कि जितना ये है उतना ये है। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है। तो 30 पे अगर एक रे लेंगे तो आंख में नहीं जाएगी। बट इमेजिन करिए कि इस नॉर्मल के साथ 1 डिग्री पे किसी रे को लेते हैं, 2 डिग्री पे किसी रे को लेते हैं, 3 डिग्री पर किसी रे को लेते हैं। मतलब इस नॉर्मल के साथ अगर रे को हम काफी सटा के लेते हैं तो उस रे के आंख में जाने का चांस है, उस रे के आई में जाने का चांस है। जो रे नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रही है वो आई में एंटर कर जाएगी, क्योंकि हम नॉर्मल व्यू कर रहे हैं। और साथ में जो रे नॉर्मल के साथ एकदम सट के जाएगी उस रे के भी आंख में जाने का चांस है। और जो रे यहाँ से 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 70 डिग्री पर, 80 डिग्री पर जाएगी उसके आई में जाने का चांस नहीं है। तो नॉर्मल व्यू के लिए अगर हम नॉर्मल व्यू कर रहे हैं तो नॉर्मल व्यू के लिए इस आई का मान, इस आई का मान कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, आई टेंड्स टू जीरो। और अगर आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा। और मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया था छोटे एंगल के लिए। तो अगर आई टेंड्स टू जीरो हो गया, आर भी टेंड्स टू जीरो हो गया, ऑब्जेक्ट को अगर आप नॉर्मली देख देख रहे हैं तो थीटा टेंड्स टू जीरो होने पर साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा म्यू आई इंटू साइन आई हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा म्यू आर इंटू साइन आर हो जाएगा आर। तो म्यू आई इंटू आई बराबर म्यू आर इंटू आर, म्यू आई इंटू आई बराबर म्यू आर इंटू आर। ये स्नेल्स लॉ हो गया स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, अब आप आइए, आई और आर है, तो आई इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आई है और इस ट्रायंगल में आर है। तो एक बार आप ट्रायंगल ए ओ बी में चले आइए। तो ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम चले आए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आई है, ये एंगल आई है, ट्रायंगल ए ओ बी का ये एंगल आई है। तो आई है तो हम क्या ले सकते हैं, अगर हम साइन आई लें, साइन आई लें तो पी बाई एच हो जाएगा, एच जो मुश्किल करेगा। और अगर हम tan लें तो tan आई बराबर पी बाई बी हो जाएगा। ये मुझे अच्छा लग रहा है, tan आई मुझे अच्छा लग रहा है, tan आई बराबर पी डिवाइडेड बाई बी। साइन आई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पी बाई एच, एच हाइपोटेनस, इसका लेंथ मुझे पता नहीं है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे tan आई अच्छा लग रहा है। तो tan आई बराबर कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ। tan आई बराबर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ। ठीक है, tan आई बराबर ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ। लेकिन बोलिए आई कितना है, तो आई का मान टेंड्स टू जीरो है। और मैंने आपको बताया था कि जब थीटा टेंड्स टू जीरो तो साइन थीटा भी थीटा होता है और tan थीटा भी थीटा होता है। तो tan आई ए बी बाई ए ओ हो गया, लेकिन आई टेंड्स टू जीरो है तो tan आई को आई लिख सकते हैं। तो आई का मान मेरा कैलकुलेट होके आ गया ए बी बाई ए ओ, आई निकल गया। अब आर निकालना चाहते हैं, तो आर निकालने के लिए लेट अस टेक द ट्रायंगल ए आई बी। अब अगर मैं ए आई बी ट्रायंगल ले लूं तो ए आई बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ तो अगर मैं साइन आर लूँ तो पी बाई एच हो जाएगा। अगर मैं टैन आर लूँ तो बी पी बाई बी हो जाएगा। मुझे टैन अच्छा लग रहा है, टैन आर ले लीजिए। तो टैन आर ले लीजिएगा तो टैन आर कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई बेस ए ओ, और चूंकि आर भी काफी छोटा है तो जब थीटा टेंड्स टू जीरो होता है तो टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से डेरिवेशन के रिजल्ट तक पहुंचिए। पहले क्या रिजल्ट आ रहा है, तो टैन आर जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए आई है, ए बी डिवाइडेड बाई ए आई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए आई निकल चुका है, आर भी निकल चुका है, इस मान को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा म्यू आई, फ्रॉम 1 हो जाएगा दिस इज म्यू आई इनटू आई के जगह पे ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, दिस इज इक्वल टू म्यू आर इनटू आर, आर के जगह पे हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए आई, ए बी डिवाइडेड बाई ए आई, यानी कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, ए ओ क्या है, ए से लेकर ओ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ए से लेकर ओ तक इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यहाँ पे ए से लेकर ओ तक इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच ओ। इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ए आई क्या है, ए से इमेज का डिस्टेंस है, और इमेज के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कितना, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज म्यू आई डिवाइडेड बाई ए ओ। तो ए ओ हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई ए आई। तो ए आई क्या हो गया, ए से इमेज तक का डिस्टेंस, दिस इज हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। इस फॉर्मूला को याद कीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या हुआ, एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर म्यू आर बाई म्यू आई। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम एलएचएस में क्या याद करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा, तो यह जो डिस्टेंस होगा वो इंटरफेस से मापा जाएगा। तो इंटरफेस से इमेज के डिस्टेंस को हम एच आई बोलेंगे, और इंटरफेस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एच ओ बोलेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आरएचएस में म्यू है, आरएचएस में म्यू है, आरएचएस में म्यू है। वहां पे मैग्निफिकेशन होता था, वहां एम होता था, मैग्निफिकेशन एम, यहाँ एम नहीं है म्यू है, एम के जगह पर म्यू है। मैग्निफिकेशन एम बराबर एच आई बाई एच ओ। देखिए मुझे कैसे याद है, एच आई बाई एच ओ मैंने याद किया था एम होता है, अब मैं याद कर रहा हूँ कि एच आई बाई एच ओ एम नहीं होता है, एम के जगह पर ग्रीक सिंबल म्यू होता है। तो एच आई बाई एच ओ बराबर म्यू। अब म्यू में भी मैंने याद किया है कि यहाँ पे आई ऊपर है तो यहाँ पे आई नीचे होगा, यहाँ पे आई ऊपर है तो यहाँ पे आई नीचे होगा। तो एच आई बाई एच ओ बराबर ऊपर है म्यू आर, ऊपर है म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। म्यू आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे है, और म्यू आर का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। चलिए जल्दी से एक बार थ्योरी को रिवाइज करिए। दिस कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऐसा हमने हमेशा अपने दैनिक जीवन में देखा है कि बाल्टी है, और अगर नहीं देखा है तो आप जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी में पानी भर दीजिएगा, और पानी भरने के बाद उसमें एक सिक्का गिरा दीजिएगा, सिक्का गिरा दीजिएगा, तो सिक्का आपको अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, सिक्का आपको अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। या बाल्टी जब खाली होती है तो ज्यादा गहरी दिखती है, बाल्टी को जब पानी से भर देते हैं तो पानी कम गहरी दिखती है, ठीक है, पानी और कम गहरी दिखती है। या फिर आप एक आपने सुना होगा कभी भी नदी में कूदने से पहले आंख से देख के गहराई का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि नदी में उतरने से पहले हमेशा एक डंडे से नदी के गहराई को माप लीजिए, उसके बाद नदी में उतरिए, क्योंकि आपको गहराई कम दिखेगी, जब उतरेंगे तो पता चलेगा गहराई बहुत ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है। ठीक है,
और ये चीज हमारे डेली लाइफ में हमेशा अप्लाई होने वाली चीज है। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ याद रखिए कि जो चीजें होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, जो नहीं होती हैं वो हमें दिखती हैं। नदी जितनी गहरी है उतनी गहरी मुझे दिखती नहीं है, और हमें कुछ और कम होके गहराई दिखती है, ठीक है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में होता है और ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में होता है। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होंगे तब किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे झील का सरफेस है, और इस झील के सरफेस के नीचे यहाँ पे पानी है। पानी में मान लीजिए कि यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे एक फिश है, और एक ऑब्जर्वर इस फिश को पानी के अंदर घुस के नहीं देख रहा है। अगर पानी के अंदर घुस के फिश को देखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं होने वाला है। आपको भ्रम तब होने वाला है जब आप इस फिश को पानी के बाहर से देख रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वर इस फिश को देख रहा है, कहाँ से? एयर से देख रहा है। तो फिश को देख रहा है, फिश एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगा, तो एक लाइट को मैंने ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट कराया, उसी डायरेक्शन में निकल गई, आई में एंटर कर गई। एक रे को मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई माना, रे जा रही डेंसर टू रेयर, नॉर्मल से अवे हट जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर माना। आई के अंदर जब ये रे और ये रे एंटर करती है तो आई को फील होता है ये रे यहाँ से आ रही है, तो आई इसको यहाँ पे देखती है, आई यहाँ पे देखती है। एक दूसरे ढंग से हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि आई के लिए जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन इंटरफेस के लिए, इसके लिए जो आने वाली रे है, आई के लिए जो आने वाली रे है वो इंटरफेस के लिए जाने वाली रे है। तो अगर हम इंटरफेस के बारे में बोलें तो ये आने वाली, ये आने वाली, ये ऑब्जेक्ट, ये जाने वाली, ये जाने वाली, ये इमेज, यानी इंटरफेस का जो इमेज है वो आई का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा इमेज हो गया। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम स्नेल फ्लो लगा देते हैं, और स्नेल फ्लो लगाने से पहले एक चीज हम मान लेते हैं कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे वाटर में है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू आई लिखूंगा, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू आर लिखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स का लॉ अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? म्यू आई इंटू साइन आई, म्यू आई इंटू साइन आई बराबर म्यू आर इंटू साइन आर। ठीक है, स्नेल्स लॉ मैंने लिख दिया। अब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ लौटते हैं। मैंने डायग्राम बनाते समय इस रे को भी आंख में पहुंचा दिया और इस रे को भी आंख में पहुंचा दिया, बट इतनी बड़ी आंख लाएगा कौन? इतनी बड़ी आंख हम कहाँ से लेके आएंगे? ह्यूमन आई का डायमीटर काफी छोटा होता है, और इंसान की आंख का डायमीटर अगर काफी छोटा होता है तो हम इतनी बड़ी आंख की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इस प्रकार की आंख संभव नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस फिश को हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं, और आप नॉर्मली ही तो देखते हैं, जब पानी के अंदर आपका कोई सामान गिर जाता है तो तिरछा होकर थोड़ा देखते हैं, जहाँ पे सामान गिरा हुआ वहां पे सीधा देखते हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली देखें, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इस फिश को हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, मेरी आई यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हो तो ये वाली रे मेरी आई में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ज्योमेट्री से देख लीजिएगा, ये आई है तो ये आई होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर आई और आई। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये कट कर रही है तो ऐसे एफ का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कॉरेस्पॉन्ड ये लाइन पैरेलल ये कट कर रही है तो एफ का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ये आर है, तो ये आर हो जाएगा। अब आई अगर यहाँ पे हो तो ये वाली रे तो आई में एंटर कर जाएगी, लेकिन ये अगर ज्यादा पे जा रही होगी, 30 पे जा रही होगी, तो ये रे आई में नहीं जा पाएगी। 60 पे जा रही होगी तो आई में नहीं जा पाएगी। लेकिन ये रे अगर 1 डिग्री पे यहाँ से जा रही होगी, अगर ये 1 डिग्री होगा, यहाँ से ये आई है, ये आई है, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो अगर यहाँ पे ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो ये रे आई में एंटर कर जाएगी। तो अगर हम नॉर्मल व्यू कर रहे हैं तो हम नॉर्मल व्यू कर रहे हैं, साथ में मेरी आंख काफी छोटी है, तो आई का मान मेरे लिए कितना होगा? टेंस टू जीरो, आर का मान टेंस टू जीरो, तो साइन आई को मैंने आई लिख दिया, साइन आर को मैंने आर लिख दिया। अब आई और आर कहाँ से निकलेगा? तो इस ट्रायंगल को हम लेते हैं, और इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो tan आई मुझे अच्छा लग रहा है, tan आई बराबर पी बाई बी। साइन आई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पी बाई एच हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। तो tan आई मैंने ले लिया तो हो गया ए बी बाई ए ओ, लेकिन आई छोटा है तो tan थीटा भी थीटा होता है, तो आई बराबर ए बी बाई ए ओ। अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें भी मुझे साइन आर अच्छा नहीं लगा, पी बाई एच, मुझे tan आर अच्छा लगा, मुझे tan आर अच्छा लगा। तो tan आर बराबर कितना हुआ? परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस ए आई, tan थीटा थीटा हो जाएगा, आर छोटा है, आर बराबर ए बी बाई ए आई। इसको यहाँ डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो कितना होगा? म्यू आई इंटू आई के जगह पर ए बी बाई ए ओ बराबर म्यू आर, आर के जगह पर ए बी बाई ए आई, ए बी कट गया, ए ओ क्या है?
ए से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम एच ओ मान लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए आई क्या है, ए से इमेज का डिस्टेंस, इसको हम एच आई मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो गया म्यू आई बाई एच ओ बराबर म्यू आर बाई एच आई, या इसको हम लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ बराबर म्यू आर बाई म्यू वाई। इसको याद कर लीजिए, एच आई बाई एच ओ बराबर म्यू आर बाई म्यू वाई। मुझे ये फॉर्मूला कैसे याद है, मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, और मैग्निफिकेशन के उसी फॉर्मूला के बेसिस पर मैं इस फॉर्मूला को याद करता हूँ कि एच आई बाई एच ओ मैग्निफिकेशन होता है, एच आई बाई एच ओ मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, तो एच आई बाई एच ओ बराबर म्यू आर बाई म्यू आई, यहाँ पे आई ऊपर, यहाँ पे आई नीचे। ठीक है, क्या आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा? अब बोलिए, क्या आप पढ़ के समझ लीजिएगा इसको? जो मैंने आपको समझाया और नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो नोट्स पढ़ के क्या समझ में आ जाएगा? ठीक है, गुड्डू कुमार समझ में आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, तब आप नोट्स जाके पढ़ जाइए, और नोट्स पढ़ के और इस फॉर्मूला को समझ जाइए। समझने के बाद चूंकि अब टाइम भी खत्म हो जाएगा, तो टाइम खत्म हो जाएगा तो आप जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो कल के क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है इस पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। जेई मेन, एडवांस, नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है। जो भी मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन 2-3 बार लिख लीजिएगा, बिकॉज दिस डेरिवेशन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो डेरिवेशन बोर्ड के लिए हो गया। और इस फॉर्मूला पे सिंपल सवाल आपको बोर्ड में आएगा, और इस फॉर्मूला पे हम लोग जितना मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे वो नीट और जेई के लिए होगा। तो कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, है ना, क्वेश्चन अब कर नहीं पाएंगे, तो कल के क्लास में क्वेश्चन करते हैं।